हेलो फ्रेंड्स, मैं सुरुचि बीपीएससी गुरुकुल 1 में आपका स्वागत करती हूं। फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे लूसेंट का बुक देखेंगे, क्योंकि लूसेंट का बुक ना आपको रिवीजन के तौर पे काफ़ी हेल्प करेगा। और आज का टॉपिक में हम इतिहास से स्टार्ट करेंगे। इसी तरीके से सारे वीडियो जैसे इतिहास और भूगोल, ज्योग्राफी, मतलब जितने भी टॉपिक आते हैं ना, सारा ये बुक को कवर कर लेंगे हम लोग एक एक वीडियो। जैसे कि दिन में 3 वीडियो अगर मैं अपलोड करूँगी तो उसमें एक वीडियो लूसेंट का रहेगा और एक करेंट अफेयर का और एक टेस्ट सीरीज का रहेगा। ऐसे करके रहेगा तो क्या करेंगे हम लोग, एग्जाम से पहले सारा हमारा सिलेबस कवर हो जाएगा और एग्जाम में काफ़ी हेल्प होगा। लॉन्ग वीडियो तो पढ़ना ज़रूरी है फ्रेंड्स, क्योंकि बीपीएससी में उसका पैटर्न चेंज हो गया है। लेकिन उसमें बहुत सारे ऐसे चीज़ें हैं कि आप रिवीजन के तौर पे लूसेंट को कवर कर सकते हैं। और ये बीपीएससी में नहीं, ये सारे एग्जाम में लूसेंट काफ़ी हेल्प करता है। किसी से भी आप पूछेंगे तो आपको लूसेंट जरूर प्रेफर करने के लिए बोलेंगे कि आप लास्ट मोमेंट पे या फिर लूसेंट को आप प्रेफर कर सकते हैं वनडे एग्जाम के लिए। तो हम क्या करेंगे, इसमें टॉपिक वाइज पूरा कवर कर लेंगे, ठीक है। इससे पहले बीपीएससी के लिए ना हमारे पास टेस्ट सीरीज चल रहा है, जिसमें जुनून टेस्ट सीरीज, आधार टेस्ट सीरीज जो एडुटेरिया का है, और एडुटेरिया का ही करेंट कॉन्सेप्ट हमारा हो रहा है। जनवरी से जून तक हो चुके, जुलाई तक हो चुके हैं। तो ज़रूर आप देख लेंगे, हमारे प्लेलिस्ट में उसको बना हुआ है। और साथ ही साथ फ्रेंड्स, बिहार तथ्य संग्रह में एडुटेरिया का और इम्तियाज अहमद का कंप्लीट करवा दी हूँ, तो जा करके देख लीजिए। और परफेक्शन आईएएस का टेस्ट सीरीज 90 डेज प्लानर और उसका करंट भी हम कर रहे हैं, और खान ग्लोबल स्टडी का टेस्ट और करंट, और साथ ही साथ बीपीएससी मेकर का टेस्ट सीरीज कर रहे, माफ़ कीजिएगा, करंट हम कर रहे हैं क्योंकि उनका अच्छा कंटेंट था। और परम आईएएस का भी हमारा टेस्ट हो रहा है, तो जाकर के प्लेलिस्ट में देख लीजिए कि सारे कुछ अवेलेबल है। और हमारा टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पे भी आप ज्वाइन हो सकते हो, मैं वहाँ पे पीडीएफ प्रोवाइड करवा देती हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लूसेंट का पहला वीडियो मैं स्टार्ट कर रही हूँ। इसमें इतिहास है और हिस्ट्री से बहुत सारे क्वेश्चन पूछते हैं हर एग्जाम में। तो स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। और ये पेज बाय पेज रहेगा, लाइन बाय लाइन रहेगा, और जहाँ पे समझाने वाली चीज़ें होगी, एक्स्ट्रा ऐड करने वाली होगी तो वो मैं ऐड करवा दूंगी, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला है भारत का इतिहास। तो उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में समुद्र तक फैला यह उपमहाद्वीप भारतवर्ष के नाम से ज्ञात है, जिन्हें महाकाव्य तथा पुराणों में भारतवर्ष अर्थात भरतों का देश तथा यहाँ के निवासियों को भारती अर्थात भारत की संतान कहा गया है। भारत एक प्राचीन कबीले का नाम था। प्राचीन भारतीय अपने देश को जम्बू द्वीप अर्थात जम्बू वृक्षों का द्वीप कहते थे। प्राचीन ईरानी इसे सिंधु नदी के नाम से जोड़ते थे, जिसे वे सिंधु न कहकर हिंदू कहते थे। यही नाम फिर पूरे पश्चिम में फैल गया और पूरे देश को इसी एक नदी के नाम से जाना जाने लगा। यूनानी इसे इंदे कहते थे और अरब इसे हिंद कहते थे। मध्यकाल में इस देश को हिंदुस्तान कहा जाने लगा। यह शब्द भी फारसी शब्द हिंदू से बना था। यूनानी भाषा के इंदे के आधार पर अंग्रेजों इसे इंडिया कहने लगे। विंध्य की पर्वत श्रृंखला देश को उत्तर और दक्षिण 2 भागों में बांटती है। उत्तर में इंडो यूरोपीय परिवार की भाषाएं बोलने वाले की और दक्षिण में द्रविड़ परिवार की भाषा बोलने वाली का बहुमत है, ठीक है फ्रेंड्स। और हमने देखा था इसमें नोट्स क्या है। तो भारत की जनसंख्या का निर्माण जिन प्रमुख नस्लों के लोगों के मिश्रण से हुआ है वो इस प्रकार हैं। पहला है प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड, एक एग्जाम में पूछा हुआ है तो ध्यान रखेंगे। प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड, पैलियो मेडिटेरेनियन और काकेसाइड, निग्रोड और मंगलोइड, ठीक है, तो ध्यान रखेंगे इसका। नेक्स्ट है भारतीय इतिहास के अध्ययन की सुविधा के लिए 3 भागों में बांटा गया है, जिसे प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत है। सबसे पहले इतिहास को 3 भागों में बांटने का श्रेय जर्मन इतिहासकार क्रिस्टोफर सेलियरस को दिया जाता है। तो ध्यान रखिएगा, उनका जो समय काल कितना है तो 1638 से 1707 एडी तक हुआ था। 1707 में क्या हुआ था फ्रेंड्स, ये भी बता देंगे। तो औरंगजेब की डेथ हुई थी 1760 में।
ठीक है। नेक्स्ट है प्राचीन भारत के बारे में अभी हम लोग पढ़ लेते हैं। तो पहला है प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत। अभी स्रोत देख लेंगे कहाँ कहाँ से स्रोत लिया गया है। तो प्राचीन भारतीय इतिहास के विषय में जानकारी मुख्यतः 4 स्रोतों से प्राप्त होती है। पहला कौन है? तो धर्म ग्रंथ, दूसरा है ऐतिहासिक ग्रंथ, तीसरा है विदेशियों का विवरण व पुरातात्विक संबंधी साक्ष्य। नेक्स्ट इसमें क्या है कि धर्म ग्रंथ एवं ऐतिहासिक ग्रंथ से मिलने वाली महत्वपूर्ण जानकारी कौन कौन सी है? तो भारत का सर्व प्राचीन धर्म ग्रंथ कौन सा है? तो वेद। ठीक है, जिसे संकलनकर्ता महर्षि कृष्ण दयापन वेद व्यास को माना जाता है। तो वेद व्यास को संकलनकर्ता कौन है? तो वेद व्यास को माना जाता है, ध्यान रखिएगा। माने तो वेद वसुधैव कुटुम्बकम का उपदेश देता है। भारतीय परंपरा वेदों को नित्य और अपौरुषेय मानती है। वेद 4 हैं। कितने हैं वेद? तो हमारे पास वेद 4 हैं फ्रेंड्स, ध्यान रखेंगे, ऐसा क्वेश्चन पूछ लेता है। तो पहला है ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। इन चारों वेदों को संहिता कहा जाता है। और त्रैवेद किसको कहा जाता है? तो ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद को त्रैवेद कहा जाता है, जो आपको बीपीएससी में कहीं पे भी एग्जाम में ये पूछा हुआ मिल जाएगा कि त्रैवेद में कौन कौन शामिल है। तो ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है ऋग्वेद के बारे में हम लोग डिटेल्स में पढ़ लेते हैं कि ऋग्वेद में क्या क्या मिलेगा। ठीक है, तो ऋग्वेद में क्या क्या मिलेगा वो देख लेते हैं फ्रेंड्स। तो ऋचाओं माफ कीजिएगा, करेक्ट सही नहीं है। ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को ऋग्वेद कहा जाता है। इसमें 10 मंडल 10,28 सूक्त और कितने हैं फ्रेंड्स? एवं 10,462 रचनाएं हैं। तो ये ध्यान रखिएगा, ये भी पूछ लेता है। तो कितना है? तो 10 मंडल है, 1028 सूक्त है और 10,462 रचनाएं हैं। ठीक है, इस वेद के रचनाओं के पढ़ने वाले ऋषि को होत कहते हैं। ये भी क्वेश्चन आपको मिल जाएगा, आप PYQ करेंगे तो, कि जो रचनाओं का जो ऋग्वेद को पढ़ने वाले को क्या कहा जाता है? तो होत कहा जाता है। इस वेद से आचार्य के राजनीतिक, ठीक है, इस वेद के आचार्य के राजनीतिक प्रणाली, आर्य के राजनीतिक प्रणाली, इतिहास एवं ईश्वर की महिमा के बारे में जानकारी मिलता है। तो ध्यान रखिएगा, इस वेद से आर्यों की राजनीतिक प्रणाली, इतिहास एवं ईश्वर की महिमा के बारे में जानकारी मिलती है। विश्वामित्र द्वारा रचित ऋग्वेद के 3रे मंडल में सूर्य देवता सावित्री को समर्पित प्रसिद्ध गायत्री मंत्र है, जो हम लोग ओम भूर्भुवः स्वः कहते हैं ना, वो गायत्री मंत्र ऋग्वेद के 3रे मंडल में है, ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स। और वो उनकी रचना किसने की है? तो विश्वामित्र द्वारा रचित है, और ध्यान रखिएगा। और सूर्य देवता सावित्री को समर्पित प्रसिद्ध गायत्री मंत्र है। इसे 9वें मंडल में देवता सोम का उल्लेख है। तो 9वें मंडल में क्या? तो 9वें मंडल में भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो 9वें मंडल में देवता सोम का है। ठीक है, इसके 8वें मंडल में हस्तलिखित रचनाओं को खील कहा जाता है। चतुर्वर्ण समाज की कल्पना का आदि स्रोत ऋग्वेद के 10वें मंडल में वर्णित पुरुष सूक्त है, जिसके अनुसार 4 वर्ण है। कौन है? तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र। आदि पुरुष ब्राह्मण के क्रम में मुख्य भुजाओं, जंघाओं और चरणों से उत्पन्न होते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा। और ये जो ऋण यहाँ पे जो वर्ण का है, तो वर्ण का है कितने में? तो 10वें मंडल में, ध्यान रखिएगा, पुरुष सूक्त है, जिसमें 4 वर्ण है। कौन से? तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ठीक है, नेक्स्ट है, यहाँ पे नोट में दिया हुआ है कि धर्मसूत्र 4 प्रमुख जातियों की स्थितियों, व्यवसाय, दायित्वों, कर्तव्य तथा विशेषाधिकार में स्पष्ट विभेद करता है। ऋग्वेद के कई परिच्छेदों में प्रयुक्त अघन्य शब्द का संबंध गाय से होता है। तो ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है कि ऋग्वेद में अघन्य किसे कहा जाता है? तो उसे गाय को कहा जाता है। गाय का संबंध अघन्य से है। ईशा पूर्व एवं ईस्वी, इसके बारे में पढ़ लेते हैं। तो वर्तमान में प्रचलित ग्रेगोरियन
कैलेंडर ईसाई कैलेंडर या जूलियन कैलेंडर ईसाई धर्म गुरु ईसा मसीह के जन्म वर्ष कल्पित पर आधारित है। ईसा मसीह के जन्म के पहले के समय को ईसा पूर्व मतलब बीसी बिफोर द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट और क्रिस्ट, और यहाँ कहा गया है इस ईसा पूर्व में वर्षों की गिनती उल्टी दिशा में होती है। जैसे महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व एवं मृत्यु 483 ईसा पूर्व हुई है, यानी ईसा मसीह के जन्म के 563 वर्ष पूर्व महात्मा बुद्ध का जन्म एवं 483 वर्ष पूर्व में उनकी मृत्यु हो गई है। ईसा मसीह की जन्म तिथि से आरंभ हुई सन ईसवी सन कहलाता है। इसके लिए संक्षेप में ई लिखा जाता है, ध्यान रखेंगे। और ई को लैटिन भाषा में एडी में लिखा जाता है। एडी यानी एनोनो डोमिनिस, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है ईसा मसीह के बाद का, ठीक है, इन द ईयर ऑफ लॉर्ड। विसेंट आर्थर स्मिथ ने प्राचीन भारत का पहला सुव्यवस्थित इतिहास अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया 1904 में तैयार किया था। इस पुस्तक के 1/3 भाग में केवल सिकंदर का आगमन वर्णन है। इसमें भारत को स्वेच्छाचारी शासन वाला देश कहा गया है, जिसमें ब्रिटिश शासन की स्थापना से पहले सभी राजनीतिक एकता का अनुभव नहीं हुआ था। उन्होंने लिखा है, वस्तुतः भारतीय इतिहासकारों का सरोकार शासन के एकमात्र स्वरूप तानाशाही से ही है। नेक्स्ट है बामना अवतार के बारे में पढ़ लेते हैं। तो बामना अवतार के 3 पगों के आख्यान का प्राचीनतम स्रोत ऋग्वेद है। ऋग्वेद में इंद्र के लिए 250 तथा अग्नि के लिए 200 रचनाएं की रचना की गई है। तो ये भी एग्जाम में पूछ लेता है कि ऋग्वेद में इंद्र के कितने हैं। तो इंद्र के लिए 250 और अग्नि के लिए 200 रचनाएं हैं। यहाँ पे नोट भी देख लेते हैं। तो प्राचीन इतिहास के साधनों के रूप में वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद सप्तपथ ब्राह्मण का स्थान आता है। अब यजुर्वेद के बारे में देख लेते हैं। तो स्वर पाठ के लिए मंत्रों तथा बलि के समय अनुपालन के लिए नियमों का संकलन यजुर्वेद कहलाता है। इसके पाठ्यकर्ता को अर्धवायु कहा जाता है। तो ये ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन पूछ भी लेता है। तो यजुर्वेद जो पढ़ते हैं ना, उन्हें अद्वयु कहा जाता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और जो ऋग्वेद पढ़ते हैं उसे होत कहा जाता है, अभी हमने जस्ट देखे थे। यजुर्वेद में यज्ञों के नियमों एवं विधि विधानों का संकलन मिलता है। इसमें बलि का विधि का भी वर्णन है। यह एक ऐसा वेद है जो गद एवं पद दोनों में है, तो ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है सामवेद के बारे में। तो सामवेद सम का शाब्दिक अर्थ गान है और इस वेद में मुक्त यज्ञों के अवसर पर गाया जाने वाले रचनाओं मंत्रों का संकलन है। इसके पाठ्यकर्ता को उद्रात कहा जाता है, तो ध्यान रखिएगा, ठीक है। और इसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है। इसमें 1810 सूक्त हैं जो प्राय ऋग्वेद से लिए गए हैं। इसे भारतीय संगीत का जनक भी कहा जाता है। तो भारतीय संगीत का जनक किसे कहा जाता है? तो सामवेद को कहा जाता है। फिर ध्यान रखेंगे, यजुर्वेद तथा सामवेद में किसी भी विशिष्ट ऐतिहासिक घटना का वर्णन नहीं मिलता है। नेक्स्ट अथर्ववेद। तो अथर्वा ऋषि द्वारा रचित इस वेद में कुल 731 मंत्र तथा लगभग 6000 वध है। इसमें इसके कुछ मंत्र ऋग्वैदिक मंत्रों से भी प्राचीनतर है। औषधियों का उल्लेख सबसे पहले अथर्ववेद में ही मिलता है, तो ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है ऐतिहासिक दृष्टि से अथर्ववेद का महत्व इस बात में है कि इसमें सामान्य मनुष्यों के विचारों तथा अंधविश्वासों का वर्णन मिलता है। पृथ्वी सूक्त अथर्ववेद का प्रतिनिधित्व सूक्त माना जाता है। इसमें मानव जीवन के सभी पक्षों गृह निर्माण, कृषि की उन्नति, व्यापारिक मार्ग का गहन खोज और रोग निवारण, समन्वय, विवाह तथा प्रणय गीतों, राजभक्ति, राजा का चुनाव, बहुत से वनस्पतियों एवं औषधियों, श्राप, वंशीकरण, प्रायश्चित, मातृभूमि, महामत्य और आदि है का वर्णन में दिया गया है। कुछ मंत्रों में जादू टोने का भी वर्णन है। अथर्ववेद में
परीक्षित को कछुओं, अथर्ववेद में परीक्षित को कुरुओं का राजा कहा गया है तथा कुरु देश की समृद्धि का अच्छा चित्रण मिलता है। इसमें सभा एवं समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। ये एग्जाम में पूछा हुआ है तो ध्यान रखेंगे। वेदों की भी कई शाखाएं हैं जो वैदिक अध्ययन और व्याख्या से जुड़े विभिन्न दृष्टिकोणों का प्रतिनिधित्व करती है। साकल शाखा ऋग्वेद से जुड़ी एकमात्र जीवित शाखा है। यजुर्वेद को शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद 2 शाखाओं में बांटा गया है। मध्यानंदी और काण्व शुक्ल यजुर्वेद तथा वाजस्नेय संगीता की शाखाएं हैं। कृष्ण यजुर्वेद से जुड़ी शाखाएं कौन है तो काष्टक है, कनिष्ठल, मैत्रायणी और तैत्तिरीय है। कमोथ रायनीय एवं जैमिनीय या तलवाकार सामवेद की शाखाएं हैं। अथर्ववेद की शाखाएं शौनक और पैपलाद है। ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स। नेक्स्ट है, इसमें नोट में क्या है तो सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद एवं सबसे बाद के वेद को अथर्ववेद है। तो ध्यान रखेंगे। ब्राह्मण, आरण्यक तथा उपनिषद के बारे में पढ़ लेते हैं फ्रेंड्स। तो संगीता की पहचान ब्राह्मणों, आरण्यकों तथा उपनिषदों का स्थान आता है। इनसे उत्तर वैदिक काल, समाज एवं संस्कृति के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। ब्राह्मण ग्रंथ वैदिक संहिताओं की व्याख्यान करने के लिए गद्य में लिखे गए हैं। इसमें प्रत्येक संहिता के लिए अलग अलग ब्राह्मण ग्रंथ है जिसे सारणी में दिया गया है। कौन कौन है तो वेद और यहाँ पे ब्राह्मण ग्रंथ है। तो ऋग्वेद को ऐत्रेय और कौशितकी कहा जाता है, यजुर्वेद को तैत्तिरीय और शतपथ, सामवेद का पंचविश और अथर्ववेद को गोपद कहा जाता है। तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड, ध्यान रखेंगे ये चीज़ एग्जाम में पूछ लेता है। ठीक है, तो नेक्स्ट है, इन ब्राह्मण ग्रंथों में हमें परीक्षित के बाद और बिंबिसार के पूर्व की घटनाओं का ज्ञान प्राप्त होता है। ऐत्रेय में राज्याभिषेक के नियमों एवं कुछ प्राचीन राजाओं के नाम दिए गए हैं। तो ये कहाँ पे दिए तो ये ऐत्रेय में, और ऐत्रेय किसका है ब्रह्मग्रंथ, तो ये ऋग्वेद का है। शतपथ में गांधार, शल्य, कैकेय, कुरु, पंचाल, कौशल, विदेह आदि राजाओं का उल्लेख है। वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद शतपथ ब्राह्मण का स्थान आता है। ठीक है, तो ऋग्वेद के बाद कौन आता है तो शतपथ ब्राह्मण का आता है। नेक्स्ट है, आरण्यक में यज्ञ से जुड़े कर्मकांडों की दार्शनिक और प्रतीकात्मक अभिव्यक्ति है। उपनिषदों की संख्या 108 है। कितनी उपनिषद 108 है, जिसमें 13 को मूलभूत उपनिषद की श्रेणी में रखा गया है। इसमें यज्ञ से जुड़े दार्शनिक विचार, शरीर, ब्रह्मांड, आत्मा तथा ब्राह्मण की व्याख्या की गई है। स्त्री की सर्वाधिक गिरी हुई स्थिति को मैत्रेयी संहिता से प्राप्त होती है, जिसमें जुआ और शराब की भांति स्त्री को पुरुष का तीसरा मुख्य दोष बताया गया है। नेक्स्ट है, शतपथ ब्राह्मण में स्त्री को पुरुष की अर्धांगिनी कहा गया है। तो किसमें पुरुष को अर्धांगिनी कहा गया है तो शतपथ ब्राह्मण में। जवाबलोपनिषद में चारों आश्रमों का उल्लेख मिलता है। स्मृति ग्रंथों में सबसे प्राचीन एवं प्रमाणिक मनुस्मृति माना जाता है। यह शुंग काल का मानक ग्रंथ है। नारद स्मृति गुप्त युग के विषय में जानकारी प्राप्त होता है। तो ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है वेदांग एवं सूक्त के बारे में। तो वेदों की भली भांति समझने के लिए 6 वेदांग की रचना हुई है। तो एग्जाम में पूछ लेता है कि कितने वेद हैं तो 4 वेद हैं। वेदांग कितनी है तो वेदांग हमारा 6 है। ये है शिक्षा, कल्प, निरुक्त, व्याकरण, छंद और ज्योतिष। ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स। नेक्स्ट है, वैदिक साहित्य को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए सूत्र साहित्य का प्रणय किया गया है। सौत्य, गृह और धर्मसूत्र के अध्ययन से हमें अज्ञानी विधि विधानों और कर्मकांडों तथा राजनीतिक विधियों एवं व्यवहार से संबंधित महत्वपूर्ण बातें ज्ञात करते हैं। प्रमुख सूत्रकारों में गौतम, बौधायन, आपस्तम्भ, वशिष्ठ आदि के नाम से विशेष रूप से उल्लेखनीय है। सूक्तों में गौतम धर्मसूत्र सबसे प्राचीन माना गया है।
नेक्स्ट है पुराण। तो भारतीय ऐतिहासिक कथाओं का सबसे अच्छा क्रमबद्ध विवरण पुराणों में मिलता है। इसके रचयिता लोमहर्ष अथवा इनके पुत्र उग्रशर्वा है। तो ध्यान रखिएगा पुराण को किसने बनाया, तो लोमहर्ष और उग्रशर्वा। तो ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स। और इनकी क्या है, तो इनकी जो हमारे पास पुराण है वो 18 है। पुराण की संख्या कितनी है, तो 18। इसमें से केवल 5 मत्स्य, वायु, विष्णु, ब्रह्मण और भागवत में ही राजाओं की वंशवाली पाई गई है। पुराणों और संबंधित यह वंश क्या है, तो विष्णु पुराण मौर्य वंश से, मत्स्य पुराण आंध्र सातवाहन और वायु पुराण गुप्त वंश से है। तो ध्यान रखेंगे पुराणों में मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन एवं प्रमाणिक है। तो ध्यान रखिएगा। और ये हमारा सीरियल भी आता था मत्स्य पुराण, तो भी ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स। नेक्स्ट है अधिकतर पुराण सरल संस्कृत श्लोक में लिखे गए हैं। स्त्रियां तथा शूद्र जिन्हें वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी वे भी पुराण सुन सकते थे। पुराणों का पाठ पुजारी मंदिरों में किया करते थे। सामाजिक एवं सांस्कृतिक दृष्टि से अग्नि पुराण का काफी महत्व है, जिसमें राजतंत्र के साथ साथ कृषि संबंधी विवरण भी दिया गया है। नेक्स्ट है बौद्ध, जैन और अन्य साहित्य कौन कौन से हैं, तो जातक क्या है, ये बहुत बार पूछा हुआ है। तो ध्यान रखेंगे जातक में बुद्ध की पूर्व जन्म की कहानी है। तो ध्यान रखिएगा जातक में क्या है, तो बुद्ध की पूर्व जन्म की कहानी वर्णित है। हीनयान का प्रमुख ग्रंथ है कथावस्तु। ये भी ध्यान रखेंगे कि कथावस्तु किसका है, तो हीनयान का है, क्योंकि जो बौद्ध ग्रंथ का बौद्ध जो धर्म था ना, उसको चौथी बौद्ध संगति जो कनिष्क ने करवाया था कुंडलवन में, उसमें हीनयान और महायान में डिवाइड हो गए थे। उसी का यहाँ पे वर्णन किया गया है कि हीनयान का प्रमुख ग्रंथ है कथावस्तु, जिसे महात्मा बुद्ध का जीवन चरित्र अनेक कथानकों के साथ वर्णित है। जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास कौन है, तो कल्पसूत्र है फ्रेंड्स। तो ध्यान रखेंगे जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास कल्पसूत्र से प्राप्त होता है। जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में महावीर के जीवन कृत्यों तथा अंश समकालीन के साथ उनके संबंधों का विवरण मिलता है। तो किसमें, तो भगवती सूत्र में। ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स, इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये भगवती सूत्र और कल्प सूत्र सब आपको पूछ लेता है कि कल्प सूत्र किसका है, भगवती सूत्र किसका है, तो जैन का है। ठीक है। अर्थशास्त्र के लेखक चाणक्य। अर्थशास्त्र क्या है, तो फ्रेंड्स ये जो मौर्य जो चंद्रगुप्त मौर्य के जो प्रधानमंत्री चाणक्य थे ना, चाणक्य जिसे कौटिल्य और विष्णुगुप्त भी कहा जाता है, उन्होंने लिखा है। ठीक है। यह 15 अधिकरणों व 180 प्रकरणों में विभाजित है। इसमें मौर्यकालीन इतिहास की जानकारी प्राप्त होता है। और अनुवाद किसने किया, तो श्याम शास्त्री ने इसको अनुवाद कर दिए हैं। तो ध्यान रखेंगे संस्कृत साहित्य में ऐतिहासिक घटनाओं को क्रमबद्ध लिखने का सर्वप्रथम प्रयास कल्हण के द्वारा लिखा गया है। कल्हण द्वारा रचित पुस्तक राजतरंगिणी। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछता है फ्रेंड कि राजतरंगिणी किसके द्वारा लिखा गया, तो कल्हण द्वारा। और राजाओं की नदी है। राजतरंगिणी मतलब राजाओं की नदी है। इस ग्रंथ में 8 सर्ग है, जिसमें तरंगों की संज्ञा दी गई है। इसमें प्रारंभ से लेकर 12वीं सदी तक के कश्मीर के शासकों का वर्णन किया गया है। तो राजतरंगिणी में क्या मिलता है फिर, तो राजतरंगिणी में कश्मीर के शासकों का वर्णन मिल रहा है। और किसने लिखा है, तो कल्हण के द्वारा लिखा गया है। तो ध्यान रखेंगे। अरबों की सिंध विजय का वृत्तांत चचनामा। लेखक कौन है, तो अली अहमद। ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि चचनामा का लेखक कौन है, तो अली अहमद, जिसमें अरबों का सिंध विजय का वृत्तांत दिया गया है। और ये कब हुआ था फ्रेंड्स, तो 712-13 में जो हुई थी ना, आए थे ना अरब भारत में, उसी टाइम का है चचनामा। अष्टध्यायी जिसे पाणिनि ने लिखे हैं, ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछता है। आप PYQ किए होंगे तो आपको जरूर मिल गया होगा कि अष्टध्यायी किसका कौन लिखे हैं, तो पाणिनि। अष्टध्यायी क्या है, तो अष्टध्यायी संस्कृत भाषा का व्याकरण की प्रथम पुस्तक के लेखक पाणिनि है। इसे मौर्य से पहले का इतिहास तथा मौर्ययुगीन राजनीतिक अवस्था की जानकारी प्राप्त होती है। अष्टध्यायी में पहली बार लिपि शब्द का प्रयोग किया गया है, तो ये भी ध्यान रखेंगे। कात्यायन की गार्गी संहिता, ये भी क्वेश्चन पूछता है। तो कात्यायन की गार्गी संहिता एक ज्योतिष ग्रंथ है, फिर भी इसमें भारत पर होने वाली यवन आक्रमण का उल्लेख मिलता है।
पतंजलि पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित थे। इन्हें महाभाष्य के शुंगों के इतिहास का पता चलता है, तो ध्यान रखेंगे। विदेशी यात्रियों से मिलने वाले प्रमुख जानकारी का क्या है, तो यूनानी रोम लेखक तो टेसियस क्या है, तो यह ईरान का एक राजवैद्य था। भारत के संबंध में इसका वर्णन आश्चर्यजनक कहानियों से परिपूर्ण होने के कारण अविश्वसनीय है। उन्होंने क्या लिखा, तो हेरोडोटस इसे इतिहास का पिता कहा जाता है और इसने अपनी पुस्तक हिस्टोरिका में 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व के भारत फारस ईरान के संबंध का वर्णन किया है, परंतु इसका विवरण भी अनुश्रुतियों एवं अफवाहों पर आधारित है। नेक्स्ट है, सिकंदर के साथ आने वाले लेखकों में नियाकस और सिक्रस्ट तथा आरिस्टोबुलियस के विवरण अधिक प्रामाणिक एवं विश्वसनीय है। मेगास्थनीज, यह मेगास्थनीज सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था, तो ये भी क्वेश्चन पूछ लेता है कि किसका राजदूत है, तो सेल्यूकस निकेटर का, जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। इसने अपनी पुस्तक इंडिका में मौर्य युग समाज एवं संस्कृति के विषय में लिखा है, तो ये क्वेश्चन पूछ लेता है कि इंडिका का किसने लिखा है, तो इंडिका मेगास्थनी ने लिखा है और सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था और चंद्रगुप्त मौर्य के समकालीन थे, तो ये ध्यान रखेंगे। डाइमेकस, तो यह सीरियन नरेश अंतियोकस का राजदूत था जो बिंदुसार के दरबार में आया था, तो ये क्वेश्चन पूछ लेता है कि डाइमेकस कब आए थे, तो बिंदुसार के राज दरबार में आए थे और इनका विवरण भी मौर्य युग से संबंधित है। डायोनिसियस, तो यह मिस्र नरेश टालमी फिलेडेफस का राजदूत था जो अशोक के दरबार में आए थे, तो डायोनिसियस किसके दरबार में आए थे, तो अशोक के। नेक्स्ट है टालमी इसने 2री शताब्दी में भारत का भूगोल नामक पुस्तक लिखे थे और प्लिनी इसने 1म शताब्दी में नेचुरल हिस्ट्री नामक पुस्तक लिखी। इसमें भारतीय पशुओं, पेड़ पौधे, खनिज पदार्थ आदि के बारे में विवरण मिलता है। पेरिप्लस ऑफ द इरिथियन सी, ये एग्जाम में आपको पूछा हुआ है, आप जरूर जा करके देखेंगे PYQ, तो ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। इस पुस्तक के लेखक के बारे में जानकारी नहीं है, ठीक है। यह लेखक करीब 80 ईस्वी में हिंद महासागर की यात्रा पर आए थे। इसने उस समय के भारत के बंदरगाहों तथा व्यापारिक वस्तुओं के बारे में जानकारी दी है। अभी चीनी लेखक के बारे में पढ़ लेते हैं, तो फाहियान, बहुत बार पूछा हुआ क्वेश्चन है कि फाहियान किसके समकालीन में थे, तो फाहियान यह चीनी यात्री गुप्त नरेश चंद्रगुप्त द्वितीय, जिन्हें विक्रमादित्य भी कहा जाता है, तो ये भी ध्यान रखिएगा। तो चंद्रगुप्त, यह चीनी यात्री गुप्त नरेश चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था और इसने अपने विवरण में मध्य प्रदेश के समाज एवं संस्कृति के बारे में वर्णन किया है। इसने मध्य प्रदेश की जनता को सुखी एवं समृद्ध बताया था। यह 14 वर्षों तक भारत में रहा है, तो ये भी क्वेश्चन पूछ लेता है कि फाहियान किसके समकालीन थे, तो चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के टाइम में, और ये 14 वर्ष तक भारत में रहा था। नेक्स्ट है संयोगन, यह 518 ईस्वी में भारत आए थे। इसने अपने 3 वर्षों की यात्रा में बौद्ध धर्म की प्राप्तियां एकत्रित किए थे। हेंगसांग, ये भी ज़्यादा पूछा हुआ है, तो हेंगसांग हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आए थे और हेंगसांग 629 ईस्वी में चीन से भारत के लिए प्रस्थान किए और लगभग 1 वर्ष की यात्रा के बाद सर्वप्रथम वह भारतीय राज्य कपिशा पहुंचा था और भारत में 15 वर्षों तक ठहरकर यह 645 ईस्वी में चीन लौट गए थे। वह बिहार में नालंदा जिला स्थित नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन करने तथा भारत में बौद्ध ग्रंथों को एकत्रित कर ले जाने के लिए आए थे। इनका भ्रमण वृत्तांत किसमें है, तो सीयूकी किसका पुस्तक है फ्रेंड्स, तो हेंगसांग का, ये भी ध्यान रखेंगे, क्वेश्चन पूछा हुआ है, ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स। और ने प्रसिद्ध शिव के नाम से प्रसिद्ध के लिए आया है कि प्रसिद्ध है और इसने 138 देशों का विवरण मिलता है। इसने हर्षकालीन समाज, धर्म तथा राजनीति के बारे में वर्णन किया है। इसके अनुसार सिंध का राजा शूद्र था। कौन था, तो सिंध का राजा शूद्र था और हेंगसांग ने बुद्ध की प्रतिमा के साथ साथ शूर और शिव की प्रतिमा का भी पूजन किया था। नेक्स्ट, हेंगसांग के अध्ययन के समय नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति आचार्य शिलभद्र थे। यह विश्वविद्यालय बौद्ध दर्शन के लिए प्रसिद्ध था। तो नालंदा विश्वविद्यालय किसके लिए प्रसिद्ध था, तो बौद्ध दर्शन के लिए, ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स।
नेक्स्ट इत्सिंग, यह 7वीं शताब्दी के अंत में भारत आया था। इसने अपने विवरण में नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय तथा अपने समय के भारत का वर्णन किया है। अब अरबी लेखक के बारे में देखते हैं। तो अल बरूनी, यह महमूद गजनवी के साथ भारत आया था। तो ये भी ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन पूछ लेता है कि अल बरूनी कब आए थे, तो महमूद गजनवी के साथ में आए थे। अल बरूनी ख्वारिज्म या खीव आधुनिक तुर्कमेनिस्तान का रहने वाला था। अरबी में लिखी गई उनकी कृति किताब उल हिंद या तहकीक ए हिंद, भारत की खोज, आज भी इतिहासकारों के लिए महत्वपूर्ण स्रोत है। तो ये भी क्वेश्चन पूछ लेता है कि किसका ये पुस्तक है, तो किताब उल हिंद या तहकीक ए हिंद किसका पुस्तक है, तो ये अल बरूनी का, ठीक है। और इसका होता है भारत की खोज, कहा जाता है भारत की खोज। नेक्स्ट, यह एक विस्तृत ग्रंथ है जो धर्म और दर्शन, त्योहार, खगोल एवं विज्ञान, क्रिमिया, रीति रिवाज तथा प्रथाओं, सामाजिक जीवन, भार तौल तथा मापन विधि, मूर्तिकला, कानून, मापतंत्र, ज्ञान और आदि के विषय के आधार पर 80 अध्यायों में विभाजित है। इसमें राजपूत कालीन समाज, धर्म, रीति रिवाज, राजनीति आदि परम सुंदर पर प्रकाश डाला गया है। इब्न बतूता, तो इनके पुस्तक के नाम है रेहला। ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है कि इब्न बतूता का पुस्तक का नाम क्या है, तो रेहला कहा जाता है। 14वीं शताब्दी में भारतीय उपमहाद्वीपों के सामाजिक तथा सांस्कृतिक जीवन के विषय में बहुत ही प्रचुर तथा सबसे रोचक कहानी देता है। 1333 ईस्वी में दिल्ली पहुंचने पर इसकी विद्वता से प्रभावित होकर सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक एमबीटी ने उसे दिल्ली का काजी या न्यायाधीश नियुक्त किया गया था। तो ध्यान रखिएगा कि इब्न बतूता को दिल्ली का काजी किसने बनाया था, तो एमबीटी मोहम्मद बिन तुगलक, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट अन्य लेखक कौन है, तो तारानाथ, यह एक तिब्बती लेखक है और इन्हें कनयुगर या तनयुगर नामक ग्रंथ की रचना की है। इसने भारतीय इतिहास के बारे में जानकारी मिलता है। मार्को पोलो, यह 13वीं शताब्दी के अंत में पांड्य देश की यात्रा पर आए थे और इसका विवरण पांड्य इतिहासकार के अध्ययन के लिए उपयोगी है। और पुरातत्व संबंधी साक्ष्य से मिलने वाले जानकारी, तो भारतीय पुरातत्व शास्त्र का पितामह किसे कहा जाता है, तो सर अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा है, तो ध्यान रखिएगा कि भारतीय पुरातत्व शास्त्र का पितामह सर अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। 1400 ईसा पूर्व के अभिलेख बोगज कोई बोला जाता है। एशिया माइनर से वैदिक देवता मित्र, वरुण, इंद्र और नाथसय अश्विनी कुमार के नाम से मिलते हैं। तो ये भी चारों का नाम याद रखेंगे, मित्र, वरुण, इंद्र और नाथसय। मध्य भारत में भागवत धर्म विकसित होने का प्रमाण यवन राजदूत हेलियोडोरस के वेशनगर विदिशा गरुड़ स्तंभ से प्राप्त होता है। सर्वप्रथम भारतवर्ष का जिक्र हाथी गुफा अभिलेख में मिलता है। तो ये ध्यान रखिए कि भारतवर्ष का जिक्र कहाँ पे मिलता है सर्वप्रथम, तो हाथी गुफा अभिलेख में। सर्वप्रथम दुर्भिक्षण की जानकारी देने वाला अभिलेख सौहगौरा अभिलेख है। इस अभिलेख में संकट काल में उपयोग होने वाले खाद्यान्न सुरक्षित रखने का भी उल्लेख मिलता है। सर्वप्रथम भारत पे होने वाले हुनों का आक्रमण की जानकारी भीतरी स्तंभलेख से प्राप्त होता है। तो हुनों का आक्रमण का जानकारी कहाँ से प्राप्त होता है फ्रेंड्स, तो भीतरी स्तंभलेख से। सती प्रथा का प्रथम लिखित साक्ष्य एरन अभिलेख, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। इनफैक्ट इसमें सारे क्वेश्चन पूछा हुआ है, आप जाकर PYQ देखेंगे ना बीपीएससी का, और जो भी दरोगा है या फिर जितने भी एग्जाम होते हैं SSC, इस सारे में आपको हिस्ट्री पूछता ही है। और उसमें आपको ये जो लूसेंट है ना आपका रामबाण होगा, तो जरूर ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो सती प्रथा का पहला लिखित साक्ष्य कहाँ मिलता है, तो एरन अभिलेख में। शासक कौन थे, तो भानुगुप्त थे, उससे प्राप्त होता है। और सातवाहनों राजों का पूरा इतिहास उसके अभिलेखों के आधार पर लिखा गया है। रेशम बुनकर की श्रेणी की जानकारी मंदसौर अभिलेख से प्राप्त होता है। रेशम बुनकर की जानकारी, तो ये भी ध्यान रख सकते हैं। कश्मीर नवपाषाणिक पुरास्थल बुर्जहोम से गर्तवास गड्ढा घर का साक्ष्य मिलता है। इसमें उतरने के लिए सीढ़ियां होती थी। यहाँ मनुष्य के साथ उनके पालतू कुत्ते को भी दफना दिया गया है। तो ये ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन पूछा हुआ है।
दफनाने का प्रचलन थी। प्राचीनतम सिक्कों की आहत सिक्के कहा जाता था। प्राचीनतम सिक्कों को क्या कहा जाता था? तो आहत कहा जाता था। इसी को साहित्य में कसापर्ण कहा गया है। सर्वप्रथम सिक्कों पर लेख लिखने का कार्य यवन शासकों ने किया था, तो ये भी ध्यान रखेंगे। अब हम देख लेते हैं महत्वपूर्ण अभिलेख कौन कौन से थे, अभिलेख और शासक। तो हाथी गुफा अभिलेख तिथि रहित है और ये कलिंग राजा खारवेल का है। जूनागढ़ जो गिरनार अभिलेख है उसमें रुद्रदामन। नासिक अभिलेख गौतमी बलश्री। प्रयाग स्तंभ लेख समुद्रगुप्त, ये ज़्यादा बार पूछा हुआ है, ध्यान रखेंगे। एहोल अभिलेख, तो एहोल अभिलेख है पुलकेशी द्वितीय, ठीक है। और मंदसौर अभिलेख मालवा नरेश यशोवर्मन। ग्वालियर अभिलेख प्रतिहार नरेश भोज। भीतरी एवं जूनागढ़ अभिलेख स्कंदगुप्त द्वारा। और देववाड़ा अभिलेख बंगाल शासक विजय सेन द्वारा लिखा गया है। अभिलेखों का अध्ययन को एपिग्राफी कहा जाता है, तो ये भी ध्यान रखेंगे कि पूछता है क्वेश्चन कि अभिलेखों के अध्ययन को क्या कहा जाता है, तो एपिग्राफी कहा जाता है। समुद्रगुप्त की बीना बजाते हुए मुद्रा वाले सिक्के से उनके संगीत प्रेमी का प्रमाण मिलते हैं। तो समुद्रगुप्त क्या करते थे? तो समुद्रगुप्त वीणा बजाते थे और उनके सिक्के में वीणा बजाते हुए दिखाया गया है और इसी की वजह से उनको संगीत प्रेमी होने का प्रमाण दिया गया है। और अरिकमेडु पुडुचेरी के निकट से रोमन सिक्के प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट है सबसे पहले भारत के संबंध वर्नमा, जिसको पहले सुवर्ण भूमि वर्तमान में म्यांमार कहा जाता है। मलाया को स्वर्णद्वीप, कंबोडिया को कंबोज और जावा को यवनद्वीप से स्थापित किया गया है। उत्तर भारत में मंदिरों की कला की शैली को नागर शैली एवं दक्षिण भारत में मंदिरों की शैली को द्रविड़ शैली कहा जाता है। जो अभी हमारा रामायण बना है ना फ्रेंड्स, वो नागर शैली में बना है, तो ध्यान रखिएगा। दक्षिणा पंथ के मंदिरों के निर्माण के लिए नागर और द्रविड़ दोनों शैलियों का प्रभाव है, अतः यह बेस नगर शैली वेसर शैली कहलाती है। पंचायतन शब्द मंदिर की रचना शैली से संबंधित है। एक हिंदू मंदिर तब पंचायतन शैली कहलाता है जब मुख्य मंदिर 4 सहायक मंदिरों से घिरा होता है। पंचायतन मंदिर के उदाहरण क्या क्या हैं? तो कंदेरिया महादेव मंदिर जो खजुराहो में है, ब्रह्मेश्वर मंदिर भुवनेश्वर में है, लक्ष्मण मंदिर खजुराहो में, लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर और दशावतार मंदिर देवगढ़ उत्तर प्रदेश में, गोंडेश्वर मंदिर महाराष्ट्र में है इत्यादि। तो ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स। अभी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ लेंगे प्रागैतिहासिक। इसको वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। और एक वीडियो में 1 से 2 टॉपिक, अगर छोटा टॉपिक रहेगा तो 2 टॉपिक ले लेंगे और अगर बड़ा टॉपिक रहेगा तो एक लेंगे फ्रेंड्स। और इस तरीके से हम पूरा लुसेंट को कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। तो अभी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में प्रागैतिहासिक काल के बारे में पढ़ लेंगे और इसी तरीके से इतिहास हम लोग कंप्लीट करके फिर नेक्स्ट टॉपिक में जाएंगे, ठीक है। तो कंप्लीट बुक हम लोग कवर कर लेंगे, तो ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग। फ्रेंड्स अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि जो भी मैं वीडियो डालूँ सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल सके, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।